स्कर्दू के बर्फ से ढके पहाड़ों पर रात गहरी हो चुकी थी। हवा के तेज झोंकों के साथ बर्फ के जर्रात ऐसे मुंह पर पड़ रहे थे जैसे किसी ने बेरहम खंजर से चेहरा छील लिया हो। पहाड़ी रास्तों पर अंधेरा फैल चुका था और एक जीप धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए चढ़ाई काट रही थी। जीप के अंदर रेहान बैठा था, लाहौर से आया हुआ एक फोटोग्राफर। वो स्कर्दू के हुस्न को अपने कैमरे में कैद करने आया था। उसे मालूम ना था कि ये हसीन वादी उस रात अपनी असल सूरत दिखाने वाली है, वो सूरत जो इंसानों से छुपी रहती है। अगर आपको इस तरह की हॉरर वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो का पूरी तरह मज़ा लेने के लिए ईयरफोन ज़रूर लगाइए और आगे बढ़ने से पहले आयतल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर फूंक लीजिए। रेहान के मोबाइल पर सिग्नल ख़त्म हो चुके थे। जीप के ड्राइवर गुलामदीन ने कपकपाती आवाज़ में कहा, साहब जी, लगता है आगे का रास्ता बंद हो गया है, बर्फ़ बहुत गिर रही है। रेहान ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, कुछ देर रुक जाते हैं, शायद बर्फ़ थम जाए। मगर वो बर्फ़ नहीं थमी, बल्कि और तेज़ हो गई। 10 मिनट बाद ड्राइवर ने जीप रोक दी। सामने रास्ता मुकम्मल बंद था, बर्फ़ की दीवार जैसा मंजर। रेहान ने खिड़की से झांका। एक तरफ गहरी खाई, दूसरी तरफ पथरीला पहाड़ और दूर कहीं धुंध के पार किसी पुरानी इमारत की झलक नजर आई। वो देखो गुलामदीन, कुछ इमारत सी है वहाँ। साहब जी, लगता है पुरानी हवेली है। लोग कहते हैं वो जगह मनहूस है, कई साल से बंद पड़ी है। रेहान ने सर्द लहजे में कहा, मनहूस या नहीं, सर्दी से बचने की पनाह तो दे सकती है। गुलामदीन ने डरते डरते सर हिलाया। दोनों जीप से उतरे, बर्फ़ में धंसते कदमों के साथ आगे बढ़ने लगे। हवा की सीटी और बर्फ़ के नीचे दबी ज़मीन की चिरचिराहट एक खौफनाक खामोशी में बदलती जा रही थी। जब वो हवेली के करीब पहुँचे तो दरवाज़ा आधा खुला हुआ था, जैसे कोई अंदर मौजूद हो। रेहान ने टॉर्च जलाई। पुराने लकड़ी के दरवाजे पर जंग आलूद कुंडियाँ, जालों में लिपटी दीवारें और टूटी हुई खिड़कियाँ। कोई है यहाँ? रेहान ने आवाज़ लगाई। कोई जवाब ना आया, लेकिन दूर कहीं अंदर जंजीर के घिसटने जैसी आवाज़ सुनाई दी। गुलामदीन ने पीछे हटते हुए कहा, साहब जी, मैं तो बाहर ही रहता हूँ, आप देखिए अंदर अगर चाहें। रेहान ने कहा, डरपोक मत बन गुलामदीन, आओ देखते हैं कौन है अंदर। दोनों अंदर दाखिल हुए। टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़ी। पुराने फ्रेम जिनमें इंसानी चेहरों की तस्वीरें थीं, जिनकी आंखें जैसे उन्हें घूर रही हो। अचानक एक कोने में कोई साया हरकत करता नजर आया। रेहान ने टॉर्च सीधी की, मगर कुछ ना था। हवा का एक तेज झोंका अंदर आया, दरवाज़ा जोर से बंद हुआ और वो दोनों अंधेरे में कैद हो गए। रेहान ने मोबाइल की रोशनी ऑन की। दीवार पर किसी ने नाखूनों से कुछ लिख रखा था, यहाँ से कोई वापस नहीं गया। गुलामदीन की चीख निकल गई। रेहान ने उसे पकड़कर कहा, खामोश रहो। मगर उसी लम्हे ऊपर की मंजिल से किसी के कदमों की आहट आई, आहिस्ता आहिस्ता, जैसे कोई बर्फीले फर्श पर नंगे पांव चल रहा हो। रेहान ने ऊपर टॉर्च की और टॉर्च की रोशनी एक लंबी स्याह चादर में लिपटी औरत पर पड़ी, जो जीने के ऊपर खड़ी थी और आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगी। रेहान की सांसें रुक गईं। औरत का चेहरा नजर नहीं आ रहा था, मगर उसके कदमों के नीचे बर्फ जमती जा रही थी। अंदर कमरे के बीचों बीच रेहान ने कदम पीछे खींचे। गुलामदीन जमीन पर गिर पड़ा और उस औरत ने आहिस्ता से कहा, यह हवेली तुम्हारी पनाह नहीं, तुम्हारी कब्र है। हवा का शोर बढ़ चुका था। पुरानी हवेली की दीवारों से सीलन और गीली लकड़ी की बदबू उठ रही थी। उस चादर में लिपटी औरत की आवाज़ अभी भी गूंज रही थी, यह हवेली तुम्हारी पनाह नहीं, तुम्हारी कब्र है। गुलामदीन रसते हुए ज़मीन से उठा। रेहान ने संभल कर कहा, हम बस थोड़ी देर ठहरने आए हैं, फिर चले जाएंगे। औरत के कदम जीने से नीचे उतरने लगे। हर कदम के साथ फर्श पर बर्फ जमी जा रही थी और उसके पांव ज़मीन को छुए बगैर हरकत कर रहे थे। रेहान के दिल की धड़कन तेज हो गई। अचानक टॉर्च की रोशनी बुझ गई। पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। रेहान ने जेब से मोबाइल निकाला और स्क्रीन रोशन की। औरत गायब थी। सिर्फ दरवाजे के करीब बर्फ पर कदमों के निशानात थे, जो अंदर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ जा रहे थे। गुलामदीन ने कांपती आवाज़ में कहा, साहब जी, मैं तो कहता था कि ये मनहूस जगह है, चलें यहाँ से। रेहान ने दीवार पर हाथ फेरते हुए दरवाज़ा तलाश किया, मगर दरवाज़ा अब बंद नहीं था, गायब था। जिस जगह दरवाज़ा था वहाँ अब दीवार थी। रेहान ने पीछे मुड़कर देखा। कमरे में रखी एक पुरानी कुर्सी हल्की सी हिली, जैसे कोई उस पर बैठ गया हो। कौन है? उसने आवाज़ दी।
कमरे की खामोशी में बस हल्की हल्की सरगोशियाँ गूंजने लगीं। वो आया है, उसे नहीं छोड़ना, पिछला भी गया नहीं था। रेहान के जिस्म में कपकपी दौड़ गई। अचानक गुलामदीन की चीख सुनाई दी। रेहान ने मुड़कर देखा तो गुलामदीन दीवार के साथ चिमटा खड़ा था। उसकी आंखें खुली हुई थीं। सामने दीवार पर एक तस्वीर टंगी थी जिसमें एक आदमी की तस्वीर थी जो बिल्कुल गुलामदीन जैसा नजर आता था। रेहान ने हैरत से कहा, ये तो तुम ही हो। गुलामदीन के लब कांपने लगे। मैं कभी यहाँ नहीं आया, लेकिन ये तस्वीर कैसे? अचानक तस्वीर से खून रिसने लगा। कतरा कतरा नीचे फर्श पर गिरता और बर्फ जैसे पिघलने लगती। रेहान ने गुलामदीन का बाजू पकड़ा। चलो यहाँ से। वो दोनों भागने लगे। एक दरवाज़ा मिला जो शायद अंदरूनी सहन की तरफ जाता था। दरवाज़ा धकेला, वो चरचराता हुआ खुला। सामने एक वसी सहन था, बर्फ से भरा हुआ। दरमियान में एक कुआं। कुएं के किनारे पर जमी बर्फ पर एक औरत का आंचल पड़ा था, वही स्याह आंचल। रेहान ने करीब जाकर देखा। कुएं के अंदर से सर्द हवा का झोंका आया और साथ एक मध्यम आवाज़, रेहान। रेहान सुन हो गया। वो आवाज़ औरत की थी, मगर वो नाम कैसे जानती थी? गुलामदीन पीछे हटने लगा। साहब जी, ये नाम कैसे पुकारा उसने? आपने बताया था क्या? रेहान ने सर हिलाया। नहीं, कभी नहीं। वो दोनों पीछे हटने लगे, मगर ज़मीन उनके कदमों के नीचे नरम पड़ने लगी, जैसे बर्फ़ के नीचे कुछ हरकत कर रहा हो। फिर अचानक बर्फ़ फट गई और कुएं के किनारे से एक स्याह हाथ बाहर निकला। रेहान ने चीख कर गुलामदीन को खींचा, मगर गुलामदीन के पाँव बर्फ़ में धंस गए। रेहान ने पूरा जोर लगाया, मगर गुलामदीन आहिस्ता आहिस्ता नीचे खींचने लगा। रेहान चिल्लाया, नहीं गुलामदीन। अचानक गुलामदीन की गर्दन के गिर्द वो स्याह आंचल लिपट गया और पल भर में उसे बर्फ़ के नीचे घसीट कर ले गया। रेहान ज़मीन पर गिरा और सामने कुएं के अंदर से वही औरत उभर आई। उसका चेहरा सफ़ेद, आंखें बर्फ़ जैसी नीली, होठों से खून बह रहा था। रेहान ने पीछे हटते हुए टॉर्च जलाई और औरत की आंखों में रोशनी पड़ी तो उसकी आंखों के अंदर अपनी ही तस्वीर दिखी, एक लाश की सूरत में। रेहान के हाथ से टॉर्च गिर गई और उसके इर्द गिर्द हर दीवार से आवाज़ें आने लगीं। अब तुम भी बरज़दा मेहमान बनोगे। रेहान के कानों में गूंजती आवाज़ें अब चीखों में बदलने लगी थीं। वो हवेली के सहन में गिरा हुआ हाँप रहा था। धुंधली रोशनी में कुएं के पास जमी बर्फ़ पर गुलामदीन के पाँव के निशान आधे दबे हुए थे और बाकी बर्फ़ खून के रंग में रंगी जा चुकी थी। रेहान की सांसें बेकाबू थीं। हवा के साथ एक औरत की सरगोशी गूंजी, कहा था यहाँ से कोई वापस नहीं गया। रेहान ने उठने की कोशिश की, कदम लड़खड़ाए, मगर वो किसी तरह अंदरूनी दरवाजे तक पहुंच गया। दरवाज़ा खोलते ही अंदर एक लंबा अंधेरा राहदारी नुमा कमरा था। छत से पानी टपक रहा था। फर्श पर गर्द और बकरियों के जालों ने पूरा फर्श ढांपा हुआ था। रेहान ने मोबाइल की रोशनी से इर्द गिर्द देखा। दीवार पर पुरानी तस्वीरें लगी थीं, जिनमें एक ही औरत बार बार नजर आ रही थी, कभी दुल्हन के लिबास में, कभी खिड़की के करीब बैठी, कभी किसी के साथ मुस्कुराती हुई। रेहान ने एक तस्वीर साफ की। नीचे नाम लिखा था, बेगम ज़ोया आफ्ताब, 1948। रेहान के लबों से बेइख्तियार निकला, यही वो है। अचानक पीछे कोई दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ। रेहान ने मुड़कर देखा, दरवाज़ा बंद और अंदर गहरा अंधेरा। इससे पहले कि वो कुछ समझे, तस्वीर के शीशे में अपनी झलक देखी, मगर अक्स उसका नहीं था, गुलामदीन का था। रेहान ने पीछे हटते हुए मोबाइल नीचे गिराया। अंधेरा छा गया। अब सिर्फ उसकी सांसें सुनाई दे रही थीं और दरमियान में एक निस्वानी हंसी, धीमी मगर जहर भरी। रेहान ने जेब से लाइटर निकाला, शोला जलाया। रोशनी के दायरे में सामने दीवार पर एक पुराना दरवाज़ा दिखाई दिया। रेहान ने दरवाज़ा खोला। सामने एक छोटा कमरा था। कमरे के दरमियान एक लकड़ी की मेज़ और उस मेज़ पर एक पुरानी डायरी। रेहान ने डायरी उठाई, मिट्टी झाड़ी और सफ़ा खोला। पहला जुमला लिखा था, मैं ज़ोया आफ्ताब हूँ। मैंने इस हवेली में मोहब्बत की थी, मगर मोहब्बत ने मुझे कब्र में बदल दिया। रेहान के हाथ लरस गए। सफ़ा पलटा। मेरे शौहर आफ्ताब एक सयाह थे, बर्फ़ में फंसे हुए आए, पनाह मांगी। मैंने दरवाज़ा खोला, दिल दिया और फिर उसने मेरी जान ले ली। सफ़े पर खून के धब्बे पीले थे। रेहान ने डायरी बंद की, मगर डायरी से एक तस्वीर नीचे गिरी, ज़ोया और एक मर्द की, जो बिल्कुल रेहान जैसा नजर आता था। रेहान ने लरसते हाथों से तस्वीर उठाई। ये तो मैं हूँ। अचानक कमरे के कोने से किसी के चलने की आवाज़ आई। रेहान ने लाइटर घुमाया। ज़ोया वहाँ खड़ी थी, चेहरा सफ़ेद जैसे बर्फ़, होंठ जामनी और आंखों में आंसू जैसे बर्फ़ में जमे हो। रेहान ने कहा, तुम कौन हो? ज़ोया आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी। तुम वही हो जो हर बार लौट कर आता है, हर जन्म में, हर बर्फबारी के साथ। रेहान पीछे हटने लगा। मैं तुम्हें नहीं जानता। ज़ोया ने सर झुकाया।
जानते हो, तुमने वादा किया था कि लौटोगे। मैं इंतज़ार करती रही, बर्फ़ गिरती रही, और जब तुम ना आए मैं इसी कुएं में कूद गई। रेहान की आंखें फैल गईं। नहीं, ये मुमकिन नहीं। मैं तो अभी। जोया के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आई। अभी? वक्त यहाँ रुका नहीं। ये हवेली वक्त को कैद कर चुकी है। रेहान ने लाइटर नीचे फेंका और भागा। राहदारी में दाखिल हुआ तो हर तरफ दरवाजे थे। हर दरवाजे के पीछे अपनी ही आवाज़ आ रही थी। रेहान, मत भाग, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। तुम उसके आफताब हो, तुम वापस आए हो अपनी सज़ा लेने। रेहान चीखा, बस, मैं कोई आफताब नहीं। मगर उसके सामने दीवार पर उसका नाम उभरा, आफताब हुसैन, शौहर जोया। और ऐन उसी लम्हे पीछे से जोया की आवाज़ आई, तुम भूल गए मगर मैं नहीं भूली। रेहान पलटा। जोया बिल्कुल उसके पीछे थी, हाथ में वही खून आलूद आंचल, और आंखों से बर्फ़ की ज़रात गिरते जा रहे थे। इस बार तुम्हें हमेशा के लिए यहीं रहना होगा, मेरे साथ, इस बर्फ़ की कैद में। रेहान ने चीखने की कोशिश की मगर आवाज़ बर्फ़ में दफन हो गई। रेहान का दिल धड़क नहीं रहा था। यूँ लग रहा था जैसे उसकी रूह सर्द बर्फ़ में दफन हो चुकी है। जोया उसके सामने खड़ी थी। चादर के किनारे से खून टपक रहा था और उसके लबों पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो मोहब्बत भी थी और इंतकाम भी। रेहान पीछे हटा मगर हर तरफ दीवारें बंद हो चुकी थीं। हवेली की राहदारियाँ जैसे किसी ने बदल दी हों। हर तरफ आईने लगे थे और हर आईने में रेहान की नहीं, आफताब की तस्वीर नज़र आ रही थी। जोया आहिस्ता आहिस्ता बोली, तुमने वादा किया था कि लौटोगे आफताब, और तुम लौट आए मगर देर से। रेहान की आंखों में खौफ और हैरत सिमट आई। मैं रेहान हूँ, आफताब नहीं। मैं तुम्हें नहीं जानता। जोया की हंसी सुनाई दी, सर्द, खोखली और गूंजदार। वक्त ने तुम्हें बदल दिया, नाम बदल गया, चेहरा बदल गया, मगर तुम्हारा कर्ज नहीं बदला आफताब। रेहान के हाथ कांप रहे थे। उसने डायरी उठाई जो अब भी मेज़ पर रखी थी। सफ़ा खुद ब खुद खुल गया। नीचे लिखा था, जिसने मोहब्बत को धोखा दिया वो हर बर्फबारी में वापस आएगा जब तक वो खुद बर्फ ना बन जाए। रेहान की आंखों से आंसू निकल आए। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, मैं तो सिर्फ रास्ता भूल गया था। जोया करीब आई। उसकी सांस सर्द थी जैसे बर्फ के अंदर से निकल रही हो। रास्ता तुमने नहीं भूला था आफताब, तुमने मुझे भुला दिया था। रेहान ने चीख कर कहा, मैं इंसान हूँ, तुम मुझे मार नहीं सकती। जोया ने हौले से मुस्कुरा कर कहा, मैं तुम्हें मारने नहीं आई, तुम्हें याद दिलाने आई हूँ। इतना कहकर उसने हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसकी उंगलियों ने रेहान के सीने को छुआ, रेहान के बदन में सर्दी सरायत करने लगी। उसकी आंखें नीली पड़ गईं, सांसें जम गईं। जोया ने सरगोशी की, अब तुम मेरा वादा पूरा करोगे, हमेशा के लिए। रोशनी बुझ गई। अंधेरा, सिर्फ बर्फ गिरने की आवाज़। सुबह हुई। बर्फबारी थम चुकी थी। पहाड़ों पर सूरज की हल्की किरणें चमकने लगी। उसी रास्ते पर जहां रेहान की जीप देखी गई थी, एक मकामी चरवाहा पहुंचा। उसे जीप मिली, खाली। पीछे सीट पर एक कैमरा पड़ा था और उसके अंदर आखिरी तस्वीर, एक औरत बर्फ में खड़ी और उसके साथ एक आदमी जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट जमी हुई थी मगर आंखों में सर्द मौत थी। चरवाहे ने सर उठाकर देखा। पहाड़ के ऊपर हवेली के टूटे दरवाजे पर बर्फ जमी थी मगर बर्फ के अंदर दो धुंधले साए साथ साथ खड़े थे, एक औरत और एक मर्द जो हमेशा के लिए स्कर्दू के बर्फज़दा मेहमान बन चुके थे। अगर आपके पास कोई ऐसा खौफनाक वाक़या है जिसकी स्टोरी आप मुझसे पढ़वाना चाहते हैं या आपके खुद के साथ कोई सच्चा वाक़या पेश आया है तो उस स्टोरी की PDF फाइल डिस्क्रिप्शन में दिए गए WhatsApp नंबर या ईमेल पर सेंड कर दीजिए। आपकी आइडेंटिटी और नाम बिल्कुल एनोनिमस रखा जाएगा अनलेस आपकी ख्वाहिश हो कि आपका नाम पब्लिकली बताया जाए, और वो स्टोरी मैं सुनाऊंगा अपने चैनल पर।